Good morning students, this is online session of class 9th and I am discussing chapter 3 gravitation। एक लेक्चर स्टूडेंट्स इस चैप्टर का हो चुका है। इसमें हमने ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ ही जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है हमारा, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन ने दिया था, वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एक बार मैं इसको आपको रिकॉल करा देता हूँ। सपोज इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, कहीं पर भी इस यूनिवर्स में कितनी भी डिस्टेंस पर कोई भी दो बॉडी रखी हुई है, चाहे तो वो आपके बेडरूम में कोई दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हों या आपके जो प्लेनेटरी मोशन है, जो सोलर सिस्टम है, वहाँ पर कोई दो प्लैनेट्स हों। ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, वो दोनों बॉडी क्या होंगी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी और किस फोर्स से अट्रैक्ट होंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह है कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है और बाकी जितने और प्लैनेट्स हैं वो सभी सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से या ग्रेविटेशनल पावर की वजह से ही जो बारिश हो रही है वो बारिश होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल की वजह से ही जो एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि हर चीज़ अपनी जगह पर रुकी हुई है, चेयर अपनी जगह पर है, टेबल अपनी जगह पर है। अगर ग्रेविटेशनल पावर नहीं होगी तो जैसे स्पेस में हम लोग उड़ते फिरते हैं, हमारे ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं लगती, इसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ें उड़नी चालू हो जाएंगी और अपनी जगह से डिस्प्लेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ग्रेविटी सारी चीज़ों को क्या है, होल्ड किए हुए है, अपने प्लेस पर होल्ड किए हुए हैं। ग्रेविटी की वजह से ही हमारी अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। अगर ग्रेविटी नहीं रहेगी तो हमारी अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर या फिर जो लेयर है एयर की वो भी नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं कि उनके चारों तरफ बहुत ही वीक एटमॉस्फेयर मिलता है ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही थी, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनके मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर बिटवीन द, जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स जो दो स्टेटमेंट हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे वो दो इक्वेशंस, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ऑलराइट, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया हमने और इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे, f इक्वल टू m1 m2/r²। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है हमको और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज f इक्वल टू g m1 m2/r²। ऑलराइट, अब यहाँ पर g की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो सकती है। g की वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये यूनिट किस तरीके से कैलकुलेट होके आती है, तो g इक्वल टू f/r² अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर और मास की यूनिट किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर में है, इसी तरीके से मीटर यहाँ पर स्क्वायर में है, तो यहाँ पर यूनिट के साथ भी हम स्क्वायर यूज करेंगे। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg हो जाए और r 1 मीटर हो जाए तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा g इक्वल टू एफ, या फिर
F इक्वल टू जी, F इक्वल टू जी, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां पर कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड m1 कॉमा m2 ये क्या है, मासेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों क्या है, मास है ऑब्जेक्ट के, एंड r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये इतना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स, ये सब हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। और इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। न्यूमेरिकल क्या था कि अगर सपोज मान लीजिए 1 kg की बॉल है और वो अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है या किसी ग्राउंड में रखी हुई है, ठीक है, 1 kg की कोई बॉल है वो ग्राउंड में रखी हुई है, ठीक, तो उस पर अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी, यानी कि अर्थ उसको किस फोर्स से नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक। तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया था उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें एक m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 किलोग्राम बॉल का मास, दूसरे m1 की वैल्यू मास ऑफ द अर्थ हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। मास ऑफ अर्थ हमने कितना लिया था, 6 × 10⁻²4। और डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो अर्थ की सरफेस पर वो बॉल रखी हुई है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अर्थ के सेंटर से उस बॉल के सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो अप्रॉक्स कितनी होगी, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये वैल्यू हमने पुट कर दी थी और जो फाइनल आंसर आया था इसका वो था 9.8 न्यूटन। ऑलराइट, देखिए कैलकुलेशंस की यहाँ पर थोड़ी सी लेंथी है, कैलकुलेशंस की पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। राइट डाउन, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी लेंथी है, मल्टीप्लाई टिपिकल है, डिवाइड टिपिकल है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। राइट डाउन, द मास ऑफ द अर्थ इज द मास, क्वेश्चन नंबर 2 है, द मास of the earth is, the mass of the earth is 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg, and that of moon is, and that of moon is 7.4 × 10⁻22 kg। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मास 10⁻24 है और यहाँ पर ये मून का मास दिया हुआ है 10⁻22 kg। बहुत बड़ी डिजिट्स हैं ये, ठीक है, इसीलिए इन डिजिट्स की कैलकुलेशन भी थोड़ी सी टफ है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ, if the distance between the earth and moon is, डिस्टेंस दी हुई है अर्थ और मून के बीच की जो कि है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर।
3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स exerted by the earth, calculate the force exerted, calculate the force exerted by the earth, calculate the force exerted by the earth on the moon, on the moon। जी की वैल्यू भी आपको दी हुई है क्वेश्चन में ही, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये जी की वैल्यू भी दी हुई है। ऑलराइट, क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं वीडियो पॉज करें और अपने आप से सॉल्व करें इसको। देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले तो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो लिख लेंगे। m1 मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg दिया हुआ है। ठीक है, m2 मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, कैपिटल जी दिया हुआ है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ऑलराइट, एंड डिस्टेंस दी हुई है हमें r 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि हो जाएगा 10⁸। ऑलराइट, अब फॉर्मूला वी नो दैट F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको कैपिटल R कंसिडर कर सकते हैं। वैल्यू सारी पुट कर दीजिए। 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू m1 6.6 इंटू 10⁻24 m2 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, लेकिन ध्यान से करेंगे। सबसे पहले पावर्स को ख़त्म करते हैं। ये पावर 22 है, यहाँ पर पावर -11 है, तो पावर कितनी बचेंगी? पावर बचेंगी +11। 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻16। ये देखिए इसका होल स्क्वायर किस तरीके से ओपन करते हैं। ये दो बार लिखेंगे टर्म 3.84 3.84। ये टर्म स्क्वायर में है इसीलिए दो बार लिखी जाएगी। सेम ये टर्म भी दो बार लिखी जाएगी, 10⁸ 10⁸ और 10⁻, टोटल कितना हो जाएगा? 10⁻16 10⁻16। ऑलराइट, अब देखिए ये पावर्स ऊपर जाएंगी। 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 24 और 11 कितना हो जाएगा? 10⁻5 एंड 3 35 10⁻35 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻16। अब ये पावर जब 16 ऊपर जाएंगी तो ये क्या होगा आंसर हमारा? ये पावर्स निगेटिव हो जाएंगी और 35 में से 16 माइनस हम करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 35 - 16, ये वैल्यू आ जाएगी 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻35 में से 16 माइनस करेंगे, पावर बचेंगी 19। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए इस पावर को हम नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज चलते रहेंगे क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल वर्क है।
पहले सबको मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है। ऑलराइट, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। F इक्वल टू 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। इसको सॉल्व करके देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। ऑलराइट, कॉपी कर लीजिए इसको। डन, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आपकी बुक में दिया हुआ है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, वो सीबीएसई ने कट किया हुआ है। उसके बाद जो टॉपिक्स आता है दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ Newton's third law of motion and gravitation। Newton's third law of motion and gravitation, ठीक है। इसमें देखिए क्या सिमिलरिटी है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। सबसे पहले तो न्यूटन्स थर्ड लॉ समझिए क्या है। न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत से स्टूडेंट्स जानते भी होंगे। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है स्टूडेंट? बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, या कहना चाहिए एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Every action has equal and opposite reaction। ये छोटा सा स्टेटमेंट है थर्ड लॉ का। अब इसका मीनिंग समझते हैं। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उतना ही फोर्स वो बॉडी हमारे ऊपर अप्लाई करती है, ठीक है। सपोज मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से इस पर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, या कुछ फोर्स इस पर मैंने अप्लाई किया, तो जितना फोर्स मैंने इस पर अप्लाई किया है उतना ही फोर्स ये बोर्ड मेरे हाथ पर भी अप्लाई करेगा, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हर एक एक्शन की कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है, हर एक क्रिया की कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो जितना फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। हमारे हाथ में भी चोट लगती है जब हम किसी को हिट करते हैं अपने हाथों से। हम दीवार में कोई पंच मारते हैं तो जितना फोर्स से हम पंच मारेंगे उतना ही फोर्स दीवार भी हमारे ऊपर लगाएगी और हमारे हाथ में भी चोट लगेगी, ठीक है। तो अब इसमें दो बातें हैं स्टूडेंट्स। एक्शन और रिएक्शन होने के लिए दो बॉडी का होना बहुत जरूरी है,
ठीक है, इसमें दो बॉडी का होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। एक्शन किसी एक बॉडी पर होगा और उसका रिएक्शन किसी दूसरी बॉडी पर होगा, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। एक्शन के लिए एक बॉडी होगी और उसका रिएक्शन के लिए दूसरी बॉडी होगी। एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पर अप्लाई नहीं होंगे। ऑलराइट, दूसरा पॉइंट ये है कि जो फोर्स अप्लाई होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, ठीक है। जो फोर्स अप्लाई होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो फोर्स अप्लाई होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो ये बोर्ड क्या काम करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरे ऊपर अप्लाई करेगा, ठीक। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है हमें कि एक्शन और रिएक्शन के लिए दो बॉडी होना बहुत जरूरी है। एक्शन किसी एक बॉडी पर होगा, उसका रिएक्शन दूसरी बॉडी पर होगा। दूसरी बात, जो फोर्स अप्लाई होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। क्लियर? चलिए, अब यहाँ इसका ग्रेविटेशन से क्या रिलेशन है? ग्रेविटेशन से रिलेशन ये है कि अभी जैसे कि हमने स्टेटमेंट पढ़ा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे दो बॉल हैं तो ये बॉल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और ये दूसरी बॉल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूँ, ड्रॉप कर दूँ, ड्रॉप की मीनिंग क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप कर दूँ तो ये मार्कर अर्थ की तरफ जाने लगेगा, ठीक है, अर्थ की तरफ मूव कर जाएगा ये मार्कर। तो यहाँ पर ये मीनिंग है इस बात का कि जब ये मार्कर अर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जब ये मार्कर अर्थ की तरफ जा रहा है तो अर्थ भी तो इस मार्कर की तरफ आनी चाहिए, ठीक है, अर्थ भी इस मार्कर की तरफ मूव करनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो इस पर भी अप्लाई होता है। जब ये मार्कर इधर की तरफ जा रहा है, मार्कर इधर की तरफ मूव कर रहा है अर्थ की तरफ, यानी कि अर्थ इस मार्कर पर फोर्स लगा रही है, तो ये मार्कर भी अर्थ की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन अर्थ में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, अर्थ में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? उसकी वजह केवल इतनी है कि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। इसका मास कितना हो सकता है? सिंपल, इसका मास तो बहुत ही कम है। मार्कर जो मेरे हाथ में है ये, उसका मास बहुत ही कम है। या सपोज मान लीजिए 1 kg का स्टोन है, 5 kg का स्टोन है, वो हम फेंकते हैं तो वो अर्थ की तरफ जाने लगता है। तो कहाँ पर, तो अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻²4। अर्थ का मास 6 × 10⁻²4 kg। और कहाँ इसके कंपैरिजन में 1 kg या 5 kg या 10 kg, ठीक है, ये मास इसके रेस्पेक्ट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है F = ma, A = F/m, जब हम m की वैल्यू रखते हैं तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। जो बॉडी हल्की होगी उसमें ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा और जो बॉडी भारी होगी उसमें कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ से एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। कोई पतला दुबला बच्चा है तो आप उसको आसानी से धक्का दे सकते हो, और कोई हैवी वेट है तो उसको धक्का देना या उसको हिलाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से उसमें एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मार्कर का मास कम होने की वजह से या स्टोन का मास कम होने की वजह से उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ मास का फंडा है सारा। मास जिसका कम होगा उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। भाई एक साइकिल है, साइकिल को आप इजीली पुश कर सकते हो। साइकिल का वेट कितना होता है? कम है। साइकिल को आप इजीली पुश कर सकते हो तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा तुरंत। लेकिन वहीं आपसे कहना लिया जाए कि किसी कार को धक्का दीजिए या किसी रेल इंजन को धक्का दीजिए तो रेल इंजन तो हिलेगा भी नहीं, ठीक है, ना ही कार हिलेगी इजीली। तो क्यों नहीं हिलेगी वो? क्योंकि कार का और रेल इंजन का मास बहुत ज़्यादा है। कार का मास ज़्यादा है, रेल इंजन का मास ज़्यादा है, इसीलिए उसमें एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस होता है। बाइसिकल का मास कम है, आप इजीली उसको धक्का दोगे तो वो उसमें ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा,
ठीक है। तो ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ये ग्रेविटेशन पर भी लागू होता है, लेकिन मास ज़्यादा होने की वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं होती। क्लियर? चलिए इसको रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट होगा तो उसको पूछेंगे ग्रुप में। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे। बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।